प्रेस करें और गीली मिट्टी से बंद कर दें, तो उसमें जो है फ्यूमिगेशन से वो घुटन की स्थिति में वो कीट जो है मर जाता है और हमें उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है। तीसरा, हमारे इस पौधों पर केवल इस समय एक प्रभाव पड़ता है, वो है हमारा चींटियां जो हैं पौधों की जड़ों के बाद अपना सुरंग बना लेती हैं, और चूंकि इसमें पुष्पन प्रक्रिया में हमारा पौधा रहता है तो मीठा मधुस्राव होने की दशा में बौर के पास जहाँ पे पुष्पन प्रक्रिया हो रही है वहाँ पर ये चींट चढ़ते हैं और चींटे चढ़ करके वहाँ के कोमल टहनियों का रस चूसते हैं, जिससे हमारा पुष्प भी प्रभावित होता है, परागण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। चूंकि ये चींटे घरेलू मक्खियों को भी प्रभावित करते हैं, तो इनसे निजात पाने के लिए नीचे पौधे के जड़ के पास साफ सफाई कर दें। यदि कहीं पर इस तरह का चींटी का सुरंग हो तो सुरंग के पास सफाई करके उसमें क्लोरापायरिफास नामक दवा जो है 1 लीटर में 5 मिलीलीटर के हिसाब से मिला करके उस सुराख में आप उसको प्रवेश करा दें, तो इससे आपका चींटी से भी निजात मिल जाएगा। अब बात आती है कि इनको हम कि रासायनिक उर्वरक या किसी प्रकार के खाद का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय अगर आप रासायनिक उर्वरक और खाद का प्रयोग करेंगे तो आपका यह जो है फलत प्रभावित होगा। आधी मात्रा जो हमारी पोटास की बची है, आधी मात्रा नत्रजन की, अर्थात 250 ग्राम पोटास और 350 ग्राम नत्रजन दोनों का मिश्रण बना करके आप जुलाई के प्रथम सप्ताह में आप देंगे। इधर कोई भी उर्वरक देने की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। फूलों की खेती में गुलाब का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी मांग प्रदेश में वर्ष भर बनी रहती है, और इसी मांग के चलते प्रदेश के बहुत से किसान गुलाब की खेती भी करने लगे हैं। अतः जिन किसान भाइयों ने गुलाब की फसल लगा रखी होगी तो उन्हें चाहिए कि वे इस समय इसकी विशेष देखभाल करें, क्योंकि बसंतकालीन मौसम चल रहा है और ऐसे में फसल से वांछित पुष्पों की प्राप्ति हो, इसके लिए जरूरी है कि इसमें उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन एवं पौध संरक्षण पर भी ध्यान दें। लेकिन इन क्रियाओं को कब एवं किस प्रकार से संपादित करें, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण हमारे किसान इन प्रबंधन कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे आगे चलकर गुलाब की फसल से उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्तायुक्त पुष्पों की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, गुलाब की फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के डॉक्टर ब्रजमोहन से। जैसा कि इस समय गुलाब की जो हमारी फसल चल रही है उसमें कुछ सामूहिक कार्य करने की जरूरत होती है, जिससे कि हम उससे अच्छा उत्पादन ले सकें। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो खाद होते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट 7 ग्राम होता है, फेरस सल्फेट भी 7 ग्राम और बोरेक्स 3.5 ग्राम, इन सभी को मिलाने के बाद में 7 ग्राम इनमें से निकाल लें और निकालने के बाद उसको 10 लीटर पानी में घोलकर प्रत्येक पौधे पर पड़ने छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा कि जो हमारे पौधे हैं उनकी बढ़वार अच्छी होगी। उसके बाद जो फूल निकलेंगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे, उनका साइज बड़ा होगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है इसमें खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि गुलाब के खेतों में खरपतवार भी मुख्य रूप से उगाते हैं, तो इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि जो खरपतवार का नियंत्रण किया जा सके। क्योंकि अगर हम खरपतवार का नियंत्रण सही समय पर नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो उसमें लगने वाले कीड़े होंगे, रोग होंगे, वो भी उससे फैलते हैं। दूसरा होता है कि इसको कई प्रकार के कीट और रोग मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होती है। तो उसके नियंत्रण के लिए हम सर्वप्रथम कीटों का नियंत्रण करते हैं, जिनमें कई कीट बहुत ही अधिक हानिकारक होते हैं जो फसल को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जिनमें एक होता है एफिड्स, ये काले रंग के मटमैले कीट होते हैं जो फूलों की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं
जो उसकी मुलायम शाखाएं होती हैं उनका रस चूस लेते हैं। उससे क्या होता है कि पौधा हमारा पीला पड़ जाता है, पत्तियां गिर जाती हैं और हमारे फूलों की क्वालिटी, जो उनका सौंदर्य है, वो खराब हो जाता है। उसके नियंत्रण करने के लिए इस कीट से फसल को बचाने के लिए डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर दोबारा इस कीट का आक्रमण पौधे के ऊपर दिखाई दे तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर इस दवा का छिड़काव दोबारा करना चाहिए। दूसरा एक इसका हानिकारक कीट होता है सल्क कीट। यह कीट भी पौधों को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचाता है। ये कीट गुलाबी रंग के होते हैं और ये लाल और भूरे सल्क कीट कोमल तनों को ढक देते हैं और उनके मुलायम भागों को रस चूस लेते हैं। इस कीट से प्रभावित पौधे को उखाड़ देना चाहिए। यदि संभव हो सके तो उसको खुरचकर अलग कर देना चाहिए। दूसरा, अगर इस कीट का आक्रमण अधिक दिखाई दे तो 0.1% रोगोर पैराथियन या मेटासिड 50 का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दवा को पानी में घोलकर, जिसकी आधा लीटर की मात्रा करीब 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। एक दूसरा इसका हानिकारक कीट होता है थ्रिप्स। यह भी पौधे को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचाता है। ये 4 प्रकार के थ्रिप्स गुलाब के फूलों को हानि पहुंचाते हैं। ये मार्च में से नवंबर तक पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे कि पत्तियां गिर जाती हैं। थ्रिप्स के बचाव हेतु इमिडाक्लोरप्रिड 17.8 SL 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी की दर से छिड़काव करना लाभप्रद रहता है। दूसरे कई प्रकार के रोग भी इसको हानि पहुंचाते हैं, जिसमें एक रोग होता है डाईबैक। इससे क्या होता है कि पौधे की गुलाब के पौधों की छटाई के बाद में उसकी जो टहनियां होती है वो सूख जाती हैं, यानी हमारा पौधा सूख जाता है और पौधे की बढ़वार नहीं हो जाती है और वो तना मर जाता है। तो इस रोग से बचाने के लिए छटाई के बाद में पौधों पर चौबटिया पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी चौबटिया पेस्ट को पानी में घोलकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण कीट रोग होता है चूनी फफूंदी। इस चूनी फफूंदी से पौधों को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचती है। यह रोग अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण होते हैं, जिससे पत्तियों और तनों पर सफेद चूर्ण जैसा पाउडर फैल जाता है, जिससे कि हमारा पौधा इससे अफेक्टेड हो जाता है और पौधा मर जाता है। तो इस रोग से पौधों को बचाने के लिए आधा ml बाविस्टीन को 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। इससे पौधों को बचाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक और ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है हरपुर मथुरा के आलोक कुमार ने। आपने दाने के उद्देश्य से ग्वार की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जमीन को सही करना चाहते हैं और अपनी फसल चक्र को सुधारना चाहते हैं, तो उनको ग्रीष्मकालीन ग्वार उगाना चाहिए। यदि इसको बो देते हैं तो इसमें लगभग खरीफ के मुकाबले में 2 से 2.5 गुना उत्पादन अच्छा मिलता है। इसके अलावा 1 से 1.5% ग्वार गम ज्यादा मिलता है और विस्कोसिटी, जिसको कि हम लसलसापन बोलते हैं, वो भी 300-400 CP अधिक मिलती है। रेतीली जमीन हो, दोमट जमीन हो, काली जमीन हो और कपास वाली जमीन हो, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन काली मिट्टी और कपास वाली मिट्टी में पानी का भराव नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और वो किसान भाई जिनके पास में नलकूप का साधन है सिंचाई के लिए या दूसरे भागों में, वहाँ भी इसको लगा सकते हैं। शर्त यही है कि किसान भाइयों के पास में 4-5 पानी की सुविधा होना अत्यंत आवश्यक है। रासायनिक उर्वरक कितना डालें, मैं बता दूं, ये दलहन है, ये वैसे ही 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देती है, लेकिन यदि आप डालना चाहें 15-16 किलोग्राम यूरिया ले लें और 100 किलो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लें प्रति एकड़, और हो सके तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जिंक सल्फेट ले लें। तो इनको मिला करके और भूमि में डाल करके जुताई करके
फिर आप बोएंगे। आप उसमें भूमि उपचार भी कर दें, क्योंकि इस समय दीमक लग सकती है। 20 से 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफॉस को भूमि में डाल करके जुताई कर दीजिएगा। गर्मी के मौसम में वही किस्म उगाएं जो कि किस्म जल्दी पकती हैं, जैसे कि RGC 936, HG 365, HG 563, RGM 112। इनमें से जो भी किस्म मिल जाती है वो किस्म किसान भाई जरूर बोएं। 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति एकड़ या समझ लीजिए 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बीज इसमें डालना चाहिए। और डालने से पहले बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम रूट रॉट बोलते हैं, वो बीमारी लग सकती हैं। इसलिए बोने से पहले बहुत ही जरूरी है किलोग्राम बीज में आप 2 ग्राम एविस्टीन या थीरम से उपचार करके उसको बोना चाहिए। ऐसा बोने से 10, 15, 20 दिन तक उसमें किसी तरह से उखड़ा रोग नहीं लगेगा। क्योंकि अभी आप जब बोएंगे वर्षा है नहीं तो पलेवा करनी पड़ेगी। और बोने के लिए मैं बताऊं किसान भाइयों को कि तो सीड ड्रिल होती है या बीज बोने की मशीन होती है, उसके द्वारा बोएं। और ये जरूरी है कि आप लगभग 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन या खूंट से खूंट की दूरी बनाए रखें। और जब बो चुकेंगे आप तो आप देखेंगे कि 5-6 दिन में बीज उग जाता है। कि उगने के बाद में 25 दिन तक किसी भी तरह से खेत में घास नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से खरपतवार का नियंत्रण आपको करना होगा। खुरपी द्वारा घास निकालना बहुत अच्छा रहेगा और ये लाभदायक भी रहेगा। और मैं बता दूं, हर सिंचाई के बाद में आपको नराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। ग्वार की फसल में कुल मिला के आपको 4 या 5 सिंचाई देनी पड़ेगी। जहाँ की जमीन बहुत अच्छी है, जमीन कड़ी है, काले रंग की है, वहाँ पर आपको 3 सिंचाई काफी होंगी। पहले सिंचाई गहरी कर दीजिए, तो फिर सिंचाई जो है हर 20 दिन के बाद में करते रहिए। और पकने से 15-20 दिन पहले आपको सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। समर का जो है, जिसको हम ग्रीष्मकालीन ग्वार बोलते हैं, इसमें बीमारी कम लगती है क्योंकि तापक्रम अधिक होता है। यदि फिर भी जड़ या तना सड़न लग रहा है तो ऐसी हालत में ये जरूरी है कि आप करीब 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर बेविस्टिन फिर मिला दें और उसको 200 लीटर प्रति एकड़ के लिहाज से उसमें छिड़काव कर दें। तो ऐसा करने से ये आपका उकड़ा रोग जो है लगेगा नहीं। ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ किसान भाइयों को जो उत्पादन है वो 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी मिल सकता है। ये फसल आपकी लगभग 85 दिन में कट जाएगी। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है बेलहरी गाजीपुर के अभय प्रताप ने। आपने मधुमक्खियों के शत्रु कीड़ों के प्रबंधन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आजकल जब ऑफ सीजन हो जाता है तब हमें विशेष रूप से सावधानी रखनी होती है अपने बक्सों को। एक तो आप अपने बक्सों का विशेष रूप से सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि और अगर हम उसकी सफाई नहीं करते तो उसके अंदर मोमी कीड़ा पैदा हो जाता है और उसका अटैक जो होता है फिर खाली छत्तों पे होता है, वो ज्यादा नुकसान दे देते हैं। और जब वो एक बार बक्से के अंदर लग जाता है तो पहले वो खाली छत्ते में लगता है, उसके बाद फिर अन्य छत्तों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इससे मधुमक्खी का जो बच्चा अंदर बंद होता है उसके अंदर वो सुराख कर देता है, उसको हवा लग जाती है, वो खत्म हो जाता है। इससे आपकी कॉलोनी को खत्म होने का खतरा रहता है। और अगर आपको इस तरह का कीट नजर आए तो पहले तो आप उसमें से खाली छत्ते जो फालतू हैं वो निकाल दें और बक्से की सफाई रखें। उसके अलावा जो भी बक्सा आप लगाएं नया, उसको पहले धूप में अच्छी तरह सुखा लें या उबलते पानी में डाल दें। उबलते पानी में डाल करके फिर धूप में सुखा लें, क्योंकि धूप में और गर्म पानी में ही ये मर सकता है। जो देखने में आया है ज्यादातर कीट वो जो नुकसान दे रहा है मधुमक्खियों में वो है माइट, ब्रोवा माइट बोलते हैं इसको। ये माइट अलग अलग स्टेज में अलग अलग रंग का होता है। ये शुरुआत में बहुत छोटा होता है और जैसे बहुत बारीक मकड़ी होती है भूरे रंग की, ऐसी होती, परजीवी है। इसका नुकसान ये होता है कि ये बच्चे को भी खाती है और मधुमक्खी के ऊपर सवारी करती है और मधुमक्खी का जो अंदर पदार्थ होते हैं उसका जो जीवन चलाने का होता है, जिसको प्रोटीन उसके अंदर होता है, उसको सब खा जाता है और मधुमक्खी कमजोर हो जाती है, वो काम करने लायक नहीं रहती। अगर ये बक्से के अंदर एक बक्से के अंदर लग जाए तो ये छूत की तरह पूरे एपैरी में आपके फैल जाएगा। इससे बचाव के जो तरीके हैं उसके लिए आपको उसके तलपट पर जाली लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका एक वो होता है कि जब ये कोष्ठ से निकलकर दूसरे कोष्ठ में जाती है तो ज्यादातर फिसल जाती है और फिसल करके नीचे तलपट पर गिर जाती है। उसके बाद ये अपने आप ऊपर नहीं चढ़ पाती। मधुमक्खी जब बाहर से काम करके आएगी उसकी टांग पकड़ के या उसका पंख पकड़ के उसके बाल पकड़ के तब ये ऊपर वापस छत्ते में जाती है। और अगर हम तलपट के ऊपर ऐसी जाली लगा देंगे जिससे मधुमक्खी के संपर्क में वो ना आए तो
जो नीचे गिर जाएगी वो खत्म हो जाएगी, उसकी प्रजनन की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि वो बालिग ही नीचे गिरती है। इससे हम प्रकोप को कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं होगा ये। वैसे तो बाजार में जो दवाइयां आती हैं, हम फॉर्मिक एसिड भी लगाते हैं और मिथाइल सैलिसिलेट का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल दवा नहीं है। बाकी जो कीट होते हैं, अभाव के मौसम में जब बाहर से इनको नहीं मिलता, तब दूसरे कीट जैसे ततैया बोलते हैं, बर्र कहते हैं कहीं कहीं, ये लाल रंग का होता है, पीली पट्टी होती है पीछे, ये भी मधुमक्खी को मारता है। ये मधुमक्खी को पकड़ लेता है और उसके आधे हिस्से को, सिर के हिस्से को खा करके बाकी फेंक देता है। उसकी रोकथाम के लिए हमने एक पिंजरा बनाया है। उस पिंजरे के अंदर ये घुस तो जाता है, निकल नहीं पाता। हम अपनी अपैरी के 2 या 3 पिंजरे रख देते हैं चारों तरफ, और उसके अंदर खाने के लिए उसके या तो गुड़, पुराना गुड़ जिसके अंदर से स्मेल आती है, उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है वो। तो बजाय आपके बक्सों पे जाने के, वो पिंजरे के अंदर से उसे खाने की कोशिश करेगा, उसके अंदर घुस जाएगा और वो वापस नहीं निकल पाएगा। उससे भी आप ततैयों को मार सकते हैं। इसके अलावा चीटा जो होता है, जिसको हमारे यहाँ मकोड़ा भी बोलते हैं, ये इसकी छोटी चींटी होती है, ये भी मधुमक्खी को नुकसान देते हैं। उसके लिए हम चींटी अवरोधक प्यालियां रखते हैं और वो स्टैंड के नीचे रख करके उसमें पानी भर देते हैं। इससे वो उनकी रोकथाम हो जाती है। चूंकि मधुमक्खी बहुत छोटा सा जीव है और इससे हमारा प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि हम जब पूरा काम इनसे लेते हैं और इनसे कमाई करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे अभाव के समय में इनकी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा और आपकी मधुमक्खियां स्वस्थ रहेंगी और वो ज्यादा कमाई करेंगी। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दिल्ली से पटना जा रही जनसाधारण एक्सप्रेस में हथियारबंद बदमाशों ने जमकर की लूटपाट। विरोध करने पर आगरा के एतमादपुर में 4 युवकों को चलती ट्रेन से फेंका। नोएडा की जनता को मुख्यमंत्री अखिलेश आज देंगे बड़ा तोहफा। सीएम आवास पर करेंगे 3,337 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। आगरा में प्रेमी ने प्रेमिका का एलएमएस बनाकर किया ब्लैकमेल। परेशान युवती ने की आत्महत्या की कोशिश। प्रतापगढ़ पुलिस लगा रही है रेप की बोली। पीड़ित पर 50,000 में समझौता करने का बना रही है दबाव। और सुप्रीम कोर्ट से गुटखे पर रोक के बाद भी कानपुर में बिका गुटखा। एफडीए की टीम ने गुटखा विक्रेताओं की दुकानों पर छापा मारकर की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना यूपी, आपके साथ मैं हूं शबाब। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप पैसा देकर सुरक्षित ट्रेन से जा रहे हैं और सुरक्षित आप अपने घर पहुंच जाएंगे। ये आपकी खुशफहमी पल भर में हवा हो सकती है, क्योंकि दिल्ली से पटना जा रही डाउन जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन में करीबन 1 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने जनरल कोच में जमकर लूटपाट की। बताया जा रहा है कि बदमाशों की संख्या 1 दर्जन थी और ये हाथों में चाकू लिए हुए थे।
इन बदमाशों ने पहले शराब पी और अलीगढ़ के पास अचानक यात्रियों पर हमला बोल दिया और यात्रियों को जमकर मारा पीटा। नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूटकर लुटेरे फरार हो गए। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने 4 युवकों को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। घटना आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एतमादपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे आगरा रेफर किया गया है। मौके पर एसपी जीआरपी समेत आला अधिकारी जरूर पहुंचे। ट्रेन में पड़ी इस डकैती ने रेलवे प्रशासन की सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। हम लोग आनंद से गाड़ी में बैठे 7-8 लड़कों में हम लोग के साथ आया, बैठा कह खड़ा हो। हमने कहा जो उसके बाद में 2 बजे मारने पूछने लगा, बोला जेब तलाशी करो। जेब तलाशी करने लगा, सर हम लोग नहीं करने दिए तो उस लोगों ने मारा हम लोगों को। हम मार करके जैसे पैसे ले लिया और पैसे सामान भी हमारे उसमें रह गया। और जब गाड़ी सब हो गई तो उसके बाद में कह रहा तुम लोग अपनी सोचो, नहीं तो हम धक्का दे देंगे, नहीं तो तुम लोग को जान से मार देंगे। तो ट्रेन में जिस तरह से लूटपाट हुई है, 1-2 नहीं 4 लोगों को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। आखिरकार कितनी सुरक्षित है हमारी रेल? और यह घटना उस दिन हुई जब रेल के किरायों में बढ़ोतरी हुई है। जी हां, रेल बजट जब पेश हुआ था उसमें बढ़े हुए किराए को 1 अप्रैल से लागू किया जाना था। रेल मंत्री ने संसद के भीतर कहा था कि यह बढ़ा हुआ किराया इसलिए वसूला जाएगा क्योंकि लोगों की सुरक्षा की बात है, लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये किस तरह की सुविधाएं हैं कि लोगों को अपनी जान हथेली पर लेकर सफर करना पड़ रहा है। रंजीत हमारे सहयोगी आगरा से फोन लाइन पर है, उनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे। रंजीत, वाकई में सुरक्षा कितनी दोयम दर्जे की है? ये अगर भापना हो तो जनरल बोगी में सफर कीजिए, आपकी जान आपकी नहीं, तब आपके साथ लूटपाट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जी शबाब, बिल्कुल ये जनरल यात्रियों के लिए एक संदेश है कि एक तरफ हुआ दूसरी तरफ खाई। क्योंकि अगर हम बात करें रेलवे सुरक्षा नियमों की और उन रक्षकों की जो कि जनरल कोच में कभी चढ़ते भी हैं तो सिर्फ वसूली के लिहाज से चढ़ते हैं, जीआरपी के सिपाही हों या तो शबाब रेल मंत्री की बात करें, बजट पेश किया गया, उस दरमियान उनके ये मैसेज था कि बढ़े हुए किराए यात्रियों की सुविधाओं के लिए होंगे, महिलाओं की सुरक्षा होगी। लेकिन ये साफ हो जाता है कि जनसाधारण एक्सप्रेस की घटना साफ कर देती है कि जीआरपी कितनी संजीदा है और कितने जीआरपी और आरपीएफ के लोग ट्रेन में सफर करते वक्त यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कल जो जनसाधारण एक्सप्रेस में घटना हुई है, कई अलीगढ़ के आसपास के करीब 12 से 14 लोग इस ट्रेन में सवार हुए हैं जिनके हाथों में चाकू थे। और उन्होंने जब जनरल कोच में पहुंचकर जो यात्री दिल्ली से काम करके दिल्ली पटना जनसाधारण एक्सप्रेस से अपने घर जा रहे थे, कुछ सामान लेके और कमाया हुआ जो पैसा था उनका वो लेके जा रहे थे, वो लगातार उन हथियारबंद बदमाशों ने दहशत फैला के ट्रेन में लूट की। उसके बाद जिन युवकों ने इनका विरोध किया उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया शबाब, और उस दरमियान ये लोग घायल हुए। शबाब मैं आपको बता दूं क्योंकि अलीगढ़ और कानपुर के बीच इस ट्रेन का कहीं स्टॉपेज नहीं है। टुंडला जंक्शन पर ये ट्रेन स्लो होती है मितावली आउटर के पास, जहां पर युवकों को फेंका है उन्होंने। हालांकि गाड़ी धीमी थी इस वजह से तो 4 में से एक की हालत गंभीर है, कुछ और छोटे आई हैं इन लोगों को शबाब जी। और जीआरपी टूंडला को इस बात की भनक तक नहीं लगी। गाड़ी जब इटावा पर पहुंची और आगरा से ईटीवी ने खबर फ्लैश की, उसके बाद आला अधिकारी हरकत में आए और वहां पर इटावा पर गाड़ी रोककर उन बदमाशों की तलाश की है। लेकिन शबाब ये बता दो आपको अब तक बदमाशों को कोई पता नहीं चल पाया। बिल्कुल रंजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो घटना के बाद ट्रेन जैसे ही इटावा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची है, भारी फोर्स के साथ मौजूद एसएसपी राजेश मोदक ने अधिकारियों के साथ ट्रेन में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फिलहाल पुलिस को कुछ खास हत्थे नहीं लगा। ट्रेन की जनरल बोगी में गंभीर रूप से घायल यात्री बिहार के आरा जिले के निवासी मोहम्मद आजाद और नई दिल्ली के पूजा कॉलोनी के रहने वाले दिलशाद को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो हालात कितने बदतर रहे ये आप तस्वीरों से भांप सकते हैं। लोगों का विरोध करना उनके लिए मौत का सबब तक बन गया। चलती ट्रेन से लोगों को बाहर फेंक दिया गया और इसके बाद जब पुलिस जागी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे बदमाश भाग गए, पुलिस के हत्थे कुछ नहीं लगा। फिलहाल जो बहुत बुरी तरह घायल थे उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना के बाद ट्रेन जब कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन में मौजूद यात्रियों पर डकैतों का खौफ साफ दिख रहा था। ट्रेन में पड़ी डकैती ने रेलवे प्रशासन की भी पोल खोलकर रख दी है। अलीगढ़ के पास कुछ बदमाशों द्वारा लूटपाट की गई थी, मारपीट की गई लोगों से, उसी संबंध में चेक कराई गई, तो इसमें तो कोई बात का जानकारी नहीं हुई। 5 आदमी घायल हुए जो आगरा रिफर कर दिए गए, इसमें कोई था नहीं। नहीं, किताबों की जानकारी नहीं। और ज्यादा बातचीत फिर करेंगे। रंजीत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रंजीत, जिस तरीके से सुरक्षा की हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरीके से जीआरपी की हम लोग बात कर रहे थे, ये सारी चीजें जो है सिर्फ कागजों पर नजर आती हैं। लोग बेहद खौफजदा नजर आए क्योंकि कई लोगों से लगातार बात हुई। उन्होंने कहा कि वाकई में जिंदगी में अब दोबारा बहुत मुश्किल है कि जनरल बोगी में वो दोबारा सफर करें, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ है, 4 लोगों को जिस तरह चलती ट्रेन से फेंका गया, लोगों के चेहरे पर मौत की शिकन, लोगों के चेहरे पर मौत का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा था। जी शबाब, बिल्कुल लोगों में दहशत का ही माहौल था। और शबाब बात करें तो रेलवे की सुरक्षा तंत्री और उसके खुफिया तंत्री, तो आप इस हादसे से एक चीज समझ में आ जाती है शबाब, घटना टूंडला आउटर से पहले होती है, अलीगढ़ और टूंडला के बीच में होती है, जो कि 80 किलोमीटर की दूरी के दायरे में है। और उसके बाद शबाब 4 लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन फिरोजाबाद तक जो कि करीब 100 किलोमीटर का दायरा हो जाता है, वहां तक जीआरपी को भनक तक नहीं रखती। आखिर जनसाधारण एक्सप्रेस में जीआरपी के लोग सवार थे या नहीं, सुरक्षा के नाम पर क्या मौजूद था, कोई पता नहीं है कि कितने लोग मौजूद थे वहां पे जीआरपी के, उनको मैसेज क्यों नहीं पहुंचा। क्योंकि इस दरमियान अगर शबाब अलीगढ़ से टूंडला या फिरोजाबाद के बीच में कहीं कोई सूचना जीआरपी या आरपीएफ के तंत्र कहीं खुफिया तंत्र से पहुंचती तो कहीं न कहीं बदमाशों को पकड़ा जा सकता था और एक कुछ न कुछ रिजल्ट जीआरपी को मिलता। लेकिन तो मैं आपको बता दूं, जीत ऐसा होता तो वैसा होता, ये हो जाता तो वो हो जाता, ये चीजें जो है ना वो सरकारी ढर्रे पर कभी फिट नहीं बैठती। अगर जीआरपी होती तो शायद लूट ना होती, और जीआरपी होती भी तो किस तरीके से इस लूट को बचा लेती, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि हमेशा घटनाओं के बाद ही तमाम बड़ी बड़ी दलीलें दी जाती हैं। ये पहला वाकया नहीं है और न ही ये आखिरी होगा, ये बात तो तय है। फिलहाल कितनी बड़ी लूट हुई है, यात्रियों से आपने बात की होगी, किस तरह से लोगों के साथ लूटपाट की गई है? जी शबाब, जो यात्री यहाँ पर जो 4 घायल थे, जिनमें से 3 से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि जिन पर 10-10 हजार या 20-20 हजार करके जो भी अपना कमाकर वो पटना जा रहे थे, वो सब कुछ लूट लिया गया है, जमकर मारपीट हुई है। और जब शबाब, जैसा कि कानपुर से रिपोर्ट मिल रही है कि कई लोगों को वहां लूटा है, तो लाखों की लूट हुई है, कई सारे मोबाइल और नकदी वहां से ट्रेन में से लूटी गई है जी। और जो घायल हैं रंजीत, उनके बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि एक को आगरा भी रेफर किया गया है, हालत उसकी क्रिटिकल बनी हुई है, क्या यात्रियों की हालत कैसी है अभी? जी शबाब, बिल्कुल, जिन यात्रियों को ट्रेन से फेंका गया था एतमादपुर के पास शबाब, उनमें से 3 की हालत खतरे से बाहर है और एक की हालत के सिर में चोट लगी है, इस वजह से गंभीर बनी हुई है। अब तक जो जीआरपी के लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि डॉक्टरों का कहना है हालत सामान्य होने पर उससे पूछताछ की आई कहाँ का रहने वाला। हालांकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग पटना के रहने वाले हैं और इन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है शबाब। और इनमें से किसी की हालत नाजुक तो नहीं बनी हुई है? इलाज के क्या इंतजाम हैं वहाँ पर? जी शबाब, यहाँ पर प्राथमिक इलाज एतमादपुर सीएससी पर दिया गया था, उसके बाद आगरा एडमिट कराया गया है और हालत खतरे से बाहर है। चलिए, शुक्रिया रंजीत इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे जो भी अपडेट होगा खबर पर हम फिर लौटेंगे। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से पटना ये जनसाधारण एक्सप्रेस जा रही थी और इस जनसाधारण एक्सप्रेस में 1-2 नहीं तकरीबन 1 दर्जन हथियारबंद बदमाश जनरल बोगी में सवार होते हैं। सभी के हाथ में बताया जा रहा है कि चाकू था, चाकू की नोक पर लोगों से लूटपाट की गई। लोगों ने जब इसका विरोध किया तो 4 लोगों को आगरा के पास चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। और ताज्जुब इस बात का होता है कि इतने लंबे रूट की गाड़ियों में भी जीआरपी जो है वो कहीं नजर नहीं आती। शायद नजर भी कहां से आए, जनरल बोगी में चढ़ना जीआरपी के भी नाक की बात नहीं होती। वो होते भी हैं तो एसी कोचेज में होते हैं, स्लीपर और जनरल का कोई पुरसे हाल नहीं होता। तो अगली बार अगर आप सफर कीजिएगा और खासकर अगर जनरल बोगी में सफर कीजिएगा तो उम्मीद कीजिएगा कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो, तो यह आपका गुड लक है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं, जल्द वापस लौटते हैं।
पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता